हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों के यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 7 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर यूपी का मैप दिया हुआ है। देखिए, किसी भी मैप को देखने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इस मैप के क्रम में देखें, यूपी के मैप के संदर्भ में देखें, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसका उत्तरी भाग है, ये नॉर्थ वाला पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये साउथ वाला पोर्शन है, यानी दक्षिणी भाग है। इस साइड वाला यानी बलिया वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसका पूर्वी भाग है। इस साइड में जो शामली वाला जो पोर्शन है आपका इधर, ये इसका पश्चिमी भाग है। देखिए, किसी भी क्षेत्र के अपवाह तंत्र में वहाँ की धरातली रचना का, भूमि के ढाल का, चट्टानों के स्वभाव का और जल की प्राप्ति आदि का विशेष प्रभाव होता है। क्योंकि प्रदेश का जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है, उत्तरी का मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत हैं। इसलिए प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं इनका प्रभाव आपको उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर देखने को मिलता है। यानी इस साइड से प्रभाव जो है इस साइड की ओर है, यानी ये वाला पोर्शन ऊंचा है और ये वाला पोर्शन नीचा है। तो इस वजह से आपका जो प्रवाह है, नदियों का जो प्रवाह है, वो किस साइड से है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अब देखिए, यूपी में जो मैदानी भाग है यहाँ पर समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। समानांतर कैसे पाया जाता है ये भी जान लीजिए। देखिए, ये जो आपकी नदी आ रही है ये आपकी यमुना नदी आ रही है, ये आपकी गंगा नदी आ रही है, इधर आपकी रामगंगा ये आ रही है, ये आपकी गोमती आ रही है, ये इधर आपकी शारदा है। ये आप ये देख पा रहे हैं कि ये सभी जो नदियां हैं लगभग एक समान एक लाइन में ऐसे बह रही हैं, यानी ऐसे करके ये बहती आ रही हैं। लगभग इनके बीच का जो गैप है लगभग ज़्यादा नहीं है, ये समान ही है। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है इसको समानांतर प्रतिरूप बोला जाता है। तो मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। आपकी यूपी की जो नदियां हैं इनको उद्गम स्थलों के आधार पर, प्रदेश की जो नदियां हैं इनको 3 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें आप देखेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। यानी हमारे प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। तो इनका क्रम हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे, यानी कि हम लोग इस साइड से इस साइड में चलेंगे। सबसे पहले इस साइड की नदी देखेंगे, फिर इस साइड की, इससे आगे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले पश्चिमी जो नदी आपकी पड़ती है हिमालय से निकलने वाली, ये आपकी यमुना पड़ती है। आप देख पा रहे हैं ऊपर जो आपकी यूपी और हरियाणा की सीमा के साथ साथ आगे चलती है और इधर आकर मुड़ जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी यमुना नदी है। उसके बाद आपकी गंगा पड़ती है। गंगा आप देख पा रहे हैं, ये आपकी जो है गंगा नदी है। फिर आपकी जो है रामगंगा पड़ती है। ये जो नदी ये देख पा रहे हैं आप, ये आपकी रामगंगा है। आगे फिर आपकी शारदा है। देखिए, शारदा नदी आपकी ये वाली शारदा नदी है, इसको काली नदी भी बोला जाता है। आगे फिर आपकी घाघरा नदी है, यानी इसको ही आगे जो है घाघरा बोला जाता है। फिर आपकी राप्ती पड़ती है साइड में, ये आपकी राप्ती पड़ती है। फिर आपकी जो है गंडक है। आपको बताइए, पूर्वी सीमा जो है हमारी गंडक नदी बनाती है। यूपी की जो पूर्वी सीमा गंडक नदी बनाती है और पश्चिमी सीमा यमुना नदी बनाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों की खास बात यह है कि इन नदियों में वर्ष भर जल बना रहता है। और वर्ष भर जल क्यों बना रहता है, उसका कई रीजन है। पहली बात तो ये है कि हिमालय की जो नदियां, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये सभी ग्लेशियर से निकलती हैं। और जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं वैसे ही ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मई जून के महीने में इन नदियों में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ जुलाई में जब आपकी जो बंगाल की खाड़ी शाखा है जब यहाँ पर आ जाती है और तराई वाले भाग में इसमें अच्छे से टकराव कर, यानी हिमालय की जो इसका दक्षिणी वाला ढाल है इससे टकरा कर अच्छी खासी यहाँ पर वर्षा भी करती है। तो उस वजह से भी इन नदियों में अच्छा खासा जल बना रहता है। तो यही रीजन है कि ये नदियाँ वर्ष भर इनमें जल बना रहता है। अब अगली नदियाँ जो हैं आपकी, ये प्रायद्वीपी पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। यानी आप लोग जानते हैं नीचे का जो हिस्सा है ये वाला प्रायद्वीपी पठार का जो सबसे उत्तरी वाला जो खंड है, यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं इनको देखेंगे। तो इनका भी क्रम वही रहेगा, पश्चिम से पूर्व। यानी ये वाला सबसे पश्चिमी हिस्सा है ये वाला, और ये वाला जो सबसे पूर्वी हिस्सा है। तो सबसे पश्चिम में अगर हम देखें तो आपको चंबल नदी दिखेगी। ये वाली जो आप नदी देख पा रहे हैं, ये जो नदी आ रही है आपकी चंबल नदी आ रही है। फिर आपकी यहीं पर देखिए, यहाँ पर ही है सिंध नदी, यहाँ पर है आपकी। फिर आपकी बेतवा है, यानी ये जो आप नदी देख पा रहे हैं ये आपकी बेतवा नदी आ रही है। आपकी केन नदी, ये वाली केन नदी है आपकी टोंस नदी है, टोंस, यहाँ पर टोंस कहीं है यहाँ पर। फिर सोन नदी है आपकी। देखिए, ये जो नदी आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से बाहर निकल जा रही है, ये आपकी सोन नदी है। फिर आपकी रिहंद है, यानी यहाँ पर आपकी ये रिहंद नदी है। तो आपकी जो प्रायद्वीपी नदियाँ हैं इनमें डिफरेंस ये है, प्रायद्वीपी नदियाँ जो है वर्ष भर इनमें जल नहीं रहता है,
इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में प्राय जल का अभाव हो जाता है और अधिकांशतः ये सूख भी जाती हैं। तीसरे प्रकार की नदियों में आपकी जो है दलदली और तराई क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। यानी ये नदियां जो हैं हिमालयी रेंज से नहीं निकलती हैं, बल्कि जो दलदली और तराई रीजन है यहाँ से निकलती हैं, यानी इस साइड से यहाँ पर ये निकलती हैं। यहाँ पर मैंने लाइन खींची है, यहीं से नदियाँ निकलती हैं। तो इनमें भी वही क्रम बताया गया है, गोमती, वरुणा, सई। गोमती नदी आप ये देख पा रहे हैं, ये गोमती नदी है। यहाँ कहीं पर आपकी वरुणा पड़ती है और इधर आपकी जो है सई पड़ती है। ठीक है, ये इन तीनों का क्रम पश्चिम से पूर्व यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि जो आपकी दलदली और तराई क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं, इनके संदर्भ में इनके मैप को मैंने बहुत ज़्यादा खोजा, लेकिन मैप इनका नहीं मिल पाया। उसका रीजन ये है कि इनमें से कुछ जो नदियां यहाँ पर दी हुई हैं, तमसा, पांडो, आमी, ईसन, कर्मनासा, ये सभी नदियां जो हैं ये भी दलदली और तराई क्षेत्रीय नदियां हैं। क्योंकि इनमें से कुछ नदियां जो हैं अपनी विलुप्त के कगार पर पहुंच गई हैं, जैसे ईसन नदी जो है ये विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है। तो ऐसी इनमें से ये सारी जो नदियां आप देख पा रहे हैं नीचे वाली, इनका भी यही हाल है। यानी कहीं कहीं पर ये नदियां दिखाई दे रही हैं, कहीं कहीं पर ये गायब भी हो गई हैं। इनमें से जो कुछ कुछ मेन नदियां जो बची हैं वही मैप पर दिखाई गई हैं। तो यही रीजन है कि आप अगर कोई भी मैप खोजेंगे यूपी के बारे में, तो वहां पर आपको ये जो गोमती, वरुणा या सई, इनका मैप तो मिल जाएगा, लेकिन तमसा, पांडो, आमी, ईसन, कर्मनासा, इन सबको मैप पर आपको देख पाना बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर हम दलदली और तराई क्षेत्र की नदियों की बात करें तो इन नदियों में गर्मी में जल काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ये सूखती नहीं है। न सूखने का रीजन ये है क्योंकि आपको पता ही है 22 जून को हमारे यूपी में बंगाल की खाड़ी शाखा एंटर कर जाती है, और बंगाल की खाड़ी शाखा एंटर करने के बाद कहाँ पर, यानी कि ये उत्तर की तरफ थोड़ा मुड़ जाती है। उत्तर की तरफ मुड़ने की वजह से हिमालय के दक्षिणी ढालों पर ये अच्छी खासी वर्षा करती है, और ऐसे करके भाबर और तराई प्रदेश में अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होती है। क्योंकि ये नदियां जो है तराई से निकली हुई हैं, इस वजह से नदियां ये सूखती नहीं हैं। अब यहाँ पर नोट 1, 2, 3 दिए हुए हैं, इन नोट को हम जानेंगे। सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में डिवाइड किया गया है। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन बेसिन। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश को कितने नदी बेसिन में बांटा गया है, तो आप बता देंगे 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। नोट 2 में दिया हुआ है, उपरोक्त में से प्रदेश की जो मुख्य नदी है वो गंगा ही है। यानी ये वाली जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये गंगा रिवर जो है ये यूपी की मेन रिवर है। जो अन्य सभी नदियां हैं ये प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से या तो गंगा की सहायक हैं या फिर गंगा की उपसहायक। उपसहायक का मतलब क्या है, गंगा की सहायक नदी है ये। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आपकी बेतवा जो नदी है, बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, तो ये उपसहायक बोली जाएगी। यानी गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती है, बल्कि ये यमुना में मिलती है, और बाद में यमुना का जल जो है जाकर प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाता है। तो ये जो बेतवा नदी बोली जाएगी ये गंगा की उपसहायक बोली जाएगी। तो यहाँ पर हमारी यूपी की जो मेन नदी है ये गंगा नदी ही है। नोट 3 में बताया गया है, उपरोक्त नदियों में अधिकांश का मिलन बिंदु उत्तर प्रदेश में है। केवल 3 नदियां ऐसी हैं जिनका मिलन बिंदु प्रदेश से बाहर है। इसमें घाघरा है, सोन है, गंडक है, ये बिहार में जाके मिलती हैं। बाद बाकी जो मोस्टली नदियां हैं वो यूपी में ही विलीन हो जाती हैं। गंगा नदी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, गंगा नदी के बारे में आप पहले से ज्योग्राफी में पढ़कर आए हैं। जो गंगा की मुख्य धारा है उत्तराखंड में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इस मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे जैसे जैसे चलते जाते हैं तो देवप्रयाग में भागीरथी जो है अलकनंदा नदी से मिलती है। इसके बाद इन दोनों की संयुक्त धारा जो होती है उसको गंगा के रूप में जाना जाता है। ये बात आप सब लोग ज्योग्राफी में पढ़कर आए हैं, तो वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं यहाँ पर। गंगा जो है आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड में गंगा उत्तरी मैदानों में हरिद्वार जिले में प्रवेश करती है। सबसे पहले जो है पहाड़ों से निकलकर गंगा जो है मैदानों में जो प्रवेश करती है वो हरिद्वार में करती है, और हरिद्वार जो है उत्तराखंड का पार्ट है। गंगा जो है 5 स्टेट से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा पोर्शन जो है झारखंड में टच होता है, ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का सा पोर्शन है, और पश्चिम बंगाल। ये 5 स्टेट से होकर गंगा गुजरती है। इन सब स्टेट की अगर बात करें तो इन सब स्टेट में गंगा की सर्वाधिक लंबाई आपके यूपी में है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि आपके सामने 4 प्रदेश का ऑप्शन दे दिया जाए कि इन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा गंगा की लंबाई किस प्रदेश में है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसे करके अटेम्प्ट करना है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे पहले बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। देखिए, आप ये गंगा देख पा रहे हैं, और सबसे पहले यहाँ पर जो जिला पड़ता है वो बिजनौर पड़ता है। बिजनौर से ये यूपी में एंटर करती है, और बलिया जिले से प्रदेश से बाहर निकल जाती है। यानी आप ये गंगा नदी की धारा देख पा रहे हैं, ये आपका जिला जो पड़ रहा है, ये वाला जिला, ये आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से ये बाहर निकल जाती है। गंगा जो है प्रदेश के 28 जिलों में बहती है। यानी आपके यूपी में अभी वर्तमान में 75 जिले हैं।
इनके 1/3 से ज़्यादा जिलों में आपकी गंगा बहती है, यानी 28 जिलों में आपके यूपी में गंगा बहती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, और इसकी लंबाई कितनी है यूपी में? 1450 किलोमीटर है। यानी यूपी में जितनी भी नदियां बहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबाई जो है गंगा की ही है। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जो जिला है वो आपका बदायूं है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा गंगा तट रखता है तो आप बता देंगे बदायूं जिला। यानी यहाँ पर गंगा तट की जो लंबाई है 133 किलोमीटर है। गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ पर होती है? ये कन्नौज से लेकर वाराणसी तक होती है। यानी यहाँ से लगभग ये आपका कन्नौज रीजन है और यहाँ से लेकर आपका वाराणसी तक सबसे ज़्यादा गंगा प्रदूषित होती है। उसका रीजन ये है, कन्नौज के जो भी इत्र संयंत्र हैं, आगे कानपुर की जो भी चमड़ा मिल वगैरह हैं, उनका सबका गंदा पानी गंगा में ही छोड़ दिया जाता है। हालांकि सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है कि जो गंदा जल है या शहरों का जो नाले वगैरह है वो गंगा में ना छोड़े जाएं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आप देख पा रहे हैं इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। और जो भी नदी नाले वगैरह हैं या फिर जो भी फैक्ट्रियों का गंदा पानी है वो गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। इस वजह से कन्नौज से आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो वाराणसी तक गंगा जो है लगातार प्रदूषित होती जाती है और बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना ये आपकी IIT कानपुर में की गई है। यानी यहाँ पर दिया हुआ गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? ये आपकी IIT कानपुर में की गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है और यहीं पर इसकी स्थापना की गई है। अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है, नोट में बताया गया गंगा को हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवेज 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके सामने यहाँ पर यूपी का मैप दिया हुआ है और इस मैप में मैं नंबरिंग कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि इन जलों से गंगा होकर जाती है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से जिले से होकर गंगा नहीं बह रही है या कौन से जिले से होकर गंगा जा रही है। अगर आपको ये गंगा वाले जिले पता होंगे तो आप इनका सही आंसर लगा पाएंगे, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो अभी आपको मैंने बताया था कि गंगा यूपी में बिजनौर से एंटर करती है, तो पहला नंबर तो आपका बिजनौर हो गया। सेकंड नंबर पर ये मुजफ्फरनगर भी आ जाता है, यानी मुजफ्फरनगर में भी जाती है। इधर आपका मेरठ भी आ जाता है इसमें। मेरठ के बाद आपका जो है अगला आपका जो है ये आपका अमरोहा आ जाता है, अमरोहा चौथे नंबर पर है। फिर इधर आपका जो है हापुड़ में भी आ जाता है, यानी हापुड़ में भी गंगा आ जाती है। हापुड़ के बाद आपका बुलंदशहर पड़ता है, बुलंदशहर 6वें नंबर पर आ गया। आगे यानी हापुड़ हो गया और इधर बुलंदशहर हो गया। फिर आपका अलीगढ़ है, अलीगढ़ जो है 7वें नंबर पर आपका अलीगढ़ हो गया। इधर आपका संभल है, संभल आपका 8वें नंबर पर हो गया। आगे बढ़ते हैं, संभल के बाद आपका आ जाएगा इधर आपका 9वें नंबर पर आप काउंट करेंगे। इधर आ गया आपका कासगंज आ गया 10वें नंबर पर। इधर बदायूं आ गया, बदायूं से भी गंगा जाती है। इधर आगे बढ़ते हैं, बदायूं के आगे हम जैसे ही पहुंचेंगे फिर आपका एक तरफ फर्रुखाबाद है, फिर शाहजहांपुर है। यानी यहाँ पर आपका ये फर्रुखाबाद का पोर्शन है 11वें नंबर पर, और इधर वाला जो पोर्शन है आपका ये 12वें शाहजहांपुर वाला है। फिर आपका फिर कन्नौज वाला पोर्शन आ गया, यानी 13वें नंबर पर कन्नौज है। 14वें नंबर पर आपका हरदोई भी आ जाता है। हरदोई के बाद यहाँ पर कानपुर की बात कर लेते हैं। तो कानपुर में कानपुर के 2 पोर्शन है, एक तो कानपुर देहात है और कानपुर नगर है, और इधर उन्नाव भी है। तो गंगा इन तीनों में होकर जाती है, कानपुर देहात में भी जाती है, कानपुर नगर में भी जाती है और उन्नाव में भी जाती है। तो आपका यहाँ पर कानपुर देहात आपका ये आपका 15वें नंबर का हो गया। कानपुर नगर जो है आपका ये 16वें नंबर का हो गया, और उन्नाव जो है आपका ये 17वें नंबर का हो गया। यानी उन्नाव जो है आपका 17वें नंबर का हो गया। आगे बढ़ते हैं कानपुर नगर के आगे, फिर आपका कानपुर नगर के आगे आ जाता है प्रतापगढ़ आ जाता है। प्रतापगढ़ जो है आपका ये आपका 18वें नंबर का हो गया। प्रतापगढ़ के आगे आपका जो है रायबरेली है, रायबरेली से भी जाती है, ये आपका रायबरेली 19वें नंबर का हो गया। इसके बाद रायबरेली के बाद बात कर लेते हैं, फिर आपका फतेहपुर आ जाता है, सॉरी फतेहपुर हो गया यहाँ पर, ये आपका प्रतापगढ़ आ जाता है ये वाला, यानी ये 20 वाला, यानी फतेहपुर में से भी क्रॉस करती है ये, और फिर आपका प्रतापगढ़ भी इसमें आ जाता है। इधर आपका कौशाम्बी भी आ जाता है, यानी 21वें नंबर पर आपका जो कौशाम्बी है ये भी आ जाता है। इधर आप इलाहाबाद यानी प्रयागराज देख रहे हैं, प्रयागराज आपका 22वें नंबर पर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं इधर आपका 23वें नंबर पर जो आ जाता है भदोही आ जाता है। 24वें नंबर पर आपका जो है मिर्जापुर आ जाता है। 25वें नंबर पर अगर हम बात करें यहाँ पर, यानी 25वें नंबर पर आपकी जो है ये आपका चंदौली आ जाता है। 26वें नंबर पर आपका वाराणसी आ जाता है। 27वें नंबर पर आपका गाजीपुर आ जाता है, और एंड वाला जो है 28वें नंबर का है। तो यहाँ पर मैंने आपको वो सारे जिले जहाँ से जो है आपकी गंगा होकर जाती है उन सबको चिन्हित कर दिया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए किन किन जिलों से होकर गंगा जा रही है। हाँ,
आप एक बात और ध्यान रखें, मान लीजिए आप यूपी में जिस जिस जिले से बिलोंग करते हैं अपने आसपास के 4-5 जिलों को ऐसे ही याद कर सकते हैं। यानी ये तो याद करना बड़ा आसान बात है। मान लीजिए आप कहीं किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, कानपुर के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो कन्नौज तक के इधर आसानी से याद होंगे आपको। फर्रुखाबाद कन्नौज तक के इधर आगे यानी फतेहपुर रायबरेली, ये आपको आसानी से याद होंगे। तो ऐसे करके आप जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं वो 4-5 तो आपको ऑब्वियसली ये बातें याद होंगे। तो आगे वाले जो हैं उन्हें एक बार अपने उन पर निगाह डाल लें ताकि वो भी आपको मेमोराइज हो जाए। तो ऐसे करके यूपी के ये 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां, देखिए गंगा का बायां कौन सा होगा। अब देखिए गंगा का बायां और दायां को लेकर कई बार क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए गंगा इस साइड से आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे तो आ रही है, ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है यहाँ पर, और ये ऐसे बहते हुए और इस साइड में निकल जा रही है। यानी आप इस साइड में होकर खड़े हुए हैं, यानी आपका मुंह जो है एरो की साइड में है, तो ऑब्वियसली बात है आपका बायां जो होगा, लेफ्ट होगा आपका ये वाला होगा, आपका राइट जो होगा ये वाला होगा। उसी प्रकार गंगा का भी है, गंगा का लेफ्ट इस साइड में होगा, राइट इस साइड में होगा, क्योंकि गंगा जो है ऊपर से आ रही है और नीचे को जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा गंगा का और ये वाला राइट हो जाएगा। देखिए मैं कई बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, दिशाओं का जो ज्ञान है ये होना आपको बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है, ये छोटी छोटी सी ये बारीकियां हैं, छोटी छोटी सी बारीकियां आपका प्रश्न गलत करवा देती हैं, और जब आप घर पे बाद में आके पेपर लगाते हैं या चेक करते हैं तब आपको बहुत दुख होता है, ये तो मामूली सी गलती थी, हम पर कैसे हो गई। तो आपके अभ्यास में होना चाहिए ये। तो गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी जो है आपकी सबसे पहली रामगंगा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये रामगंगा है आपकी। फिर आपकी गोमती नदी आ जाती है, ये जो है ये नदी आप देख पा रहे हैं, ये गोमती नदी है यहाँ पर। आगे आपकी घाघरा नदी है, ये आप घाघरा आप देख पा रहे हैं, ये घाघरा नदी है। फिर आपकी गंडक पड़ती है, गंडक आपकी ये पूर्वी सीमा पर। रामगंगा जो है हरदोई जिले में गंगा से मिल जाती है। गोमती जो है वाराणसी जिले में गंगा से मिल जाती है। घाघरा जो है छपरा के निकट बिहार में गंगा से मिलती है। गंडक जो है पटना के निकट बिहार में मिलती है। यानी घाघरा और गंडक जो है ये बिहार में जाकर मिलती हैं, और बाद बाकी रामगंगा और गोमती जो है ये आपके यूपी के जिलों में ही गंगा से मिल जाती है, जिसमें रामगंगा हरदोई जिले में और गोमती वाराणसी जिले में। अब देखिए नोट में बताया गया है, वैसे तो शारदा और राप्ती नदियां भी गंगा के बाईं ओर से आती हैं। जैसे आपने शारदा देखी है, ये शारदा नदी है, और इधर आपकी राप्ती नदी आती है। नहीं वैसे तो शारदा और राप्ती नदियां भी गंगा के बाईं ओर से आती हैं, लेकिन ये दोनों नदियां गंगा में प्रत्यक्ष रूप से अपना जल नहीं गिराकर घाघरा नदी में अपना जल गिराती हैं। यानी ये गंगा की उप सहायक हैं, सहायक की भी सहायक नदियां हैं। यानी आपकी जो शारदा नदी है ये भी घाघरा की सहायक है, और जो राप्ती नदी है ये भी घाघरा की सहायक है, और घाघरा एंड में अपना जल किसमें, गंगा में गिराती है। देखिए अब गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियां देखेंगे। यानी आपकी ये गंगा नदी है, और गंगा नदी के राइट साइड में, इस साइड में जो नदियां इससे मिलेंगी उन नदियों को देखेंगे। तो सबसे दाहिनी नदी जो है इसकी ये आपकी जो है यमुना नदी है। उसके बाद फिर आपकी टोंस नदी है, टोंस नदी नीचे प्रायद्वीप से आती है, टोंस नदी है। फिर आपकी सोन नदी है, ये भी प्रायद्वीप से आती है, ये वाली नदी ये वाली है। यमुना जो है प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। टोंस नदी प्रयागराज के सिरसा में गंगा में विलीन हो जाती है। सोन नदी जो है पटना के निकट यानी बिहार में गंगा में विलीन होती है। अब आप यमुना नदी तंत्र देखेंगे। यमुना नदी आपकी ये वाली नदी है, चिन्हित कर दे रहा हूं मैं यहां पर एक बार ताकि आपके मन में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये आपकी जो नदी आ रही है ये यमुना नदी आ रही है, यहां तक ये आपकी यमुना नदी है। यमुना नदी का उद्गम आप जानते हैं, यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो दाहिने तट पर आकर गंगा में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो आपको बताना है यमुना नदी है, जो कि गंगा में दाहिने तट पर आकर प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। यमुना की बात करें तो प्रदेश में इसका प्रवेश जो होता है वो सहारनपुर से होता है। यानी यमुना जो है आपके यूपी में सहारनपुर में प्रवेश करती है, सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है। इसके बाद यमुना उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य सीमा बनाती है, यानी आपकी हरियाणा राज्य है इस साइड में, यानी यूपी और हरियाणा के मध्य सीमा बनाते हुए ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यानी यहां से सीमा बनाती हुई दक्षिण की ओर ये प्रवाहित हो रही है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। मैं दिखा दे रहा हूं, ये आपकी यमुना नदी आ रही है यहां से लेकर यहां तक,
यहाँ तक प्रयागराज तक आपकी यमुना नदी आ रही है। ये आपकी हिंडन नदी ये पड़ती है, ये चंबल है। सिंध आपकी यहाँ पड़ती है इस साइड में, ये आपकी क्या है, सिंध नदी है, लिख दे रहा हूँ मैं, ये आपकी सिंध है। ये आपकी इधर बेतवा है, इधर आपकी केन नदी है। इसमें नोएडा के पास बाईं ओर से यमुना का बायां कौन सा होगा, यमुना का बायां इस साइड वाला होगा और राइट साइड इस साइड वाला होगा। यानी फिर से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए यारू, तो आप खुद समझ जाएंगे कि यमुना का बायां कौन सा होगा और दायां कौन सा होगा। तो यमुना की यानी यमुना में नोएडा के पास बाईं ओर से हिंडन नदी आकर मिलती है और शेष 4 नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और कैन जो है ये दाईं ओर से आकर इसमें मिलती हैं। चंबल जो है इटावा से 40 किलोमीटर दूर पंचनदा नामक स्थान पर मिलती है। यानी चंबल नदी जो आप देख रहे हैं ये इटावा से 40 किलोमीटर दूर पंचनदा नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। सिंध की बात करें तो सिंध नदी जो है जालौन जिले के जंगमनपुर नामक स्थान पर मिलती है। बेतवा नदी जो है ये आपकी बेतवा नदी जो आ रही है ये वाली, ये हमीरपुर जिले में मिलती है यमुना से। केन नदी बांदा जिले के भोजहा स्थान पर मिलती है। नहीं, भोजहा एक स्थान का नाम है बांदा जिले में, तो वहाँ पर ये मिलती है। आपकी ये यमुना नदी है, यमुना नदी जो है आपके प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। यानी आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा जिले हैं। यानी गंगा के बाद सेकंड नंबर पर ये आ जाती है। यह प्रदेश के 20 जिलों से बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। देख लेते हैं मैप। देखिए ये आपके यमुना वाले ज़िले हैं और यहाँ पर भी मैं नंबरिंग कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये आपका सहारनपुर है जहाँ से एंटर करती है, फिर आपका इधर शामली हो जाएगा, इधर आपका बागपत हो जाएगा, शामली फिर बागपत, फिर आपका ये चौथे नंबर पर गाजियाबाद है, 5वें नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है। आगे बढ़ेंगे 6वें नंबर पर आपका जो है अलीगढ़ आ गया, 7वें नंबर पर आपका मथुरा आ गया, 8वें नंबर पर ये आपका आगरा आ गया। इधर आगे बढ़ते हैं, आगरा के बाद फिर आपका फिरोजाबाद आ जाता है, ये वाला पोर्शन। 9 नंबर पर फिरोजाबाद आ गया। 10वें नंबर पर आपका जो है इटावा आ गया। इटावा के बाद फिर आपका जालौन वाला पोर्शन आ जाता है इसमें 11वें नंबर पर, और औरैया आ जाता है। यानी औरैया जो जिला है ये वाला, ये 12वें नंबर पर औरैया आ गया। औरैया के साथ साथ फिर आपका यहाँ पर आपका कानपुर देहात आ गया। यानी ये आप कानपुर देहात भी आ गया और कानपुर नगर भी आ गया। कानपुर देहात और इधर आपका कानपुर नगर भी आ गया है, देहात भी आ गया और कानपुर नगर भी आ गया। फिर आपका आगे बढ़ेंगे, इधर आपका हमीरपुर आ गया 15वें नंबर पर। 16वें नंबर पर यहाँ पर बांदा डिस्ट्रिक्ट आ गया ये वाला। 17वें नंबर पर यहाँ पर आपका जो है चित्रकूट आ गया। 18वें नंबर पर अगर बात करें यहाँ पर आपका ऊपर फतेहपुर आ गया ये वाला, 18वें नंबर पर फतेहपुर आ गया। 19वें नंबर पर आपका कौशाम्बी आ गया और 20वें नंबर पर आपका प्रयागराज है। तो ऐसे करके ये 20 जिलों से होकर बहती है और गंगा की जो प्रदेश में लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। अब आपकी हिंडन नदी है, हिंडन नदी को हरनंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी हिंडन नदी है जो कि आपकी इसके राइट साइड में आपकी यमुना बह रही है और लेफ्ट साइड में इसके गंगा बह रही है। यानी ये नदी यमुना और गंगा के बीच में बह रही है। यानी यमुना और गंगा के बीच में आपकी कौन सी, हिंडन बह रही है। तो यह नदी ऊपरी शिवालिक की तलहटी से निकलकर गंगा और यमुना नदियों के बीच में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद में बहते हुए गौतम बुद्ध नगर के ग्राम मोमनाथल के पास यमुना में मिलती है। यानी गौतम बुद्ध नगर का एक गांव है मोमनाथल, इसके पास ये यमुना में मिल जाती है। इसके बाद अब अगली नदी की बात कर लेते हैं, पश्चिमी रामगंगा नदी। इसको रथवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये आपकी रामगंगा नदी है ये वाली, जो कि बाएं तट की गंगा की सहायक नदी है। तो रामगंगा पश्चिम नदी जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है, यह पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। कालागढ़ किले यानी पौड़ी जिले के निकट ये मैदानों में उतरती है। पौड़ी जिला उत्तराखंड में पड़ता है, उसके निकट ये मैदानों में उतरती है। प्रदेश में रामगंगा नदी का जो प्रवेश होता है ये बिजनौर जिले में एंटर करती है। सबसे पहले प्रदेश के बिजनौर जिले से ये प्रदेश में एंटर करती है और यह प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई आदि जिलों से ये गुजरती है। एंट्रेंस कहाँ से हो रही है, बिजनौर से हो रही है। बिजनौर से एंटर करने के बाद मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और हरदोई इन जिलों में बहती है और एंड में ये नदी 690 किलोमीटर बहने के उपरांत हरदोई जिले में गंगा में ये विलीन हो जाती, गंगा में ये
मिल जाती है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान यहाँ पर देने वाली बात ये, यहाँ पे एंट्रेंस हो रही बिजनौर जिले से और मिल कहाँ पे रही, हरदोई जिले में। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है, कई बार आपसे मोस्टली यही पूछा जाएगा कि जो आपकी रामगंगा नदी है, ये गंगा नदी में किस जिले में आकर मिलती है, हरदोई जिले में आकर मिलती है। अब आपकी काली नदी, जिसको शारदा नदी भी कहा जाता है, देखिए जो शारदा नदी है ये मूल रूप से दो धाराओं से मिलने के बाद बनती है। जैसे आपकी गंगा जो है, गंगा में आपकी एक तो भागीरथी है और एंड में अलकनंदा जो धारा मिल जाती है उसके बाद गंगा कहलाती है। गंगा की जो मूल धारा है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है और एंड में जब अलकनंदा इससे आकर मिल जाती है फिर उसका संयुक्त जल जो होता है वो गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वही सिस्टम शारदा के साथ भी है, यानी कि इसको स्टार्टिंग में काली नदी और बाद में इसको शारदा। तो इसकी एक धारा जो काली नदी है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक स्थान से, और दूसरी धारा जो है गौरी गंगा। तो गौरी गंगा जो है ये मिलम हिमनद से निकलती है और दोनों जो धाराएं हैं काली नदी और गौरी गंगा जो है ये जौलजीबी में मिलती हैं। एक स्थान है जौलजीबी, जहाँ पर ये दोनों धाराएं मिलती हैं। बाद में आगे बढ़ेंगे तो टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों जो धाराएं मिलने के बाद आगे टनकपुर के बाद इन्हें शारदा के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, यानी शारदा नदी जो है कहाँ पर प्रवेश करती है, आपके पीलीभीत जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। सीतापुर के बासरा या भैराम घाट के निकट पहुंचकर यह करनाली यानी घाघरा नदी में मिल जाती है। यानी कि सीतापुर के पास ये यहाँ पर एक नदी आ रही है, करनाली नदी आ रही है, ये वाली करनाली, या फिर इसको घाघरा नदी आगे बोला जाता है। तो इसमें ये आकर यहाँ पर सीतापुर में मिल जाती है। यहाँ पर अगली नदी है आपकी गोमती और सई नदी। देखिए गोमती नदी के बारे में पहले ही जानते हैं। गोमती एक स्थलीय नदी है और इसका उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित पनगैली फुलहर ताल या फिर इसको फुलहर झील भी बोलते हैं या गोमत ताल से होता है। पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में विलीन हो जाती है। देखिए आपके सामने मैप पर ये आपकी गोमती नदी है, जिस पर मैं पेन फिरा रहा हूँ, ये आप गोमती नदी है आपकी ये। और ये आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर, कहाँ पर, कैथी नामक स्थान है गाजीपुर में, यहाँ पर ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। गोमती और गंगा के संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर भी है, इसे आपको याद रखना है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए कि मार्कंडेय महादेव मंदिर किन दो नदियों के संगम पर है, आपको ऑप्शन दे दिए जाए यमुना और गंगा के संगम पर, गंगा और गोमती के संगम पर, या शारदा और घाघरा के संगम पर। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप वहाँ पर टिक लगा पाएंगे, अन्यथा आप नहीं लगा पाएंगे। तो आपको ऐसे प्रसिद्ध स्थान भी याद रखने हैं जो कि पढ़ते हैं। तो ये मार्कंडेय महादेव मंदिर जो है गोमती और गंगा संगम पर स्थित है। इसकी सहायक नदियों में, यानी गोमती की सहायक नदियों में आपकी सई प्रमुख नदी है जो कि हरदोई के भिजवान झील से निकलती है और राजघाट जौनपुर में गोमती से मिल जाती है। यानी इसकी जो सहायक नदी है सई नदी, ये कहाँ से निकलती है, हरदोई की भिजवान झील से निकल रही है और ये राजघाट जौनपुर में, यानी जौनपुर की जगह है राजघाट, यहाँ पर ये गोमती से मिल जाती है। घाघरा या करनाली नदी, देखिए घाघरा या करनाली नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत के पठार पर स्थित मापचाचुंगुन हिमनद से होता है। किससे होता है, मापचाचुंगुन हिमनद से इसका उद्गम होता है। और यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली, यानी इसको पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में इसको घाघरा कहा जाता है। पर्वतीय का मतलब क्या है, नेपाल में इसको करनाली बोला जाता है और आपके उत्तर प्रदेश में इसको घाघरा बोला जाता है। मैदानी भाग में यह नदी दो उप शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। पश्चिमी शाखा इसकी करनाली है और पूर्वी शाखा शिखा है। लेकिन आगे चलकर फिर से ये दोनों शाखाएं मिल जाती हैं और फिर ये पुनः एक हो जाती हैं और फिर से इसे घाघरा के नाम से ही जाना जाता है। यह नदी लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है। देखिए आप देख पा रहे हैं ये आपकी घाघरा नदी है जो कि आपकी लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है। ये आप देख पा रहे हैं ये आपकी घाघरा नदी है। सीतापुर में बासरा के पास इसमें काली नदी मिलती है। देखिए ये आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ पर, और यहीं पर बासरा के पास इसमें शारदा या फिर शारदा को ही काली नदी भी बोला जाता है। तो काली नदी इसमें आकर यहाँ पर मिल जाती है सीतापुर में, बासरा के पास। अब देखिए ध्यान दे देना, आगे चलकर अयोध्या में यह सरयू कहलाती है। आगे चलकर यहाँ पर ये क्या कहलाती है, सरयू कहलाती है। कई लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग
शारदा को ही कभी कभी सरयू समझ लेते हैं या सरयू को एक पृथक नदी समझ लेते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपकी जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी को ही सरयू बोला जाता है। यानी जब इस सीतापुर में इसमें काली नदी आकर या शारदा नदी आकर मिल जाती है, जब इन दोनों का जल आगे लेकर ये चलती है और जैसे ही अयोध्या पहुंचती है तो अयोध्या में इसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर आजमगढ़ जिले में इसमें तमसा नदी और देवरिया बरहज के पास इसमें राप्ती नदी मिलती है। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, ये नदी जो है राप्ती नदी है, ये राप्ती नदी है। फिर यह उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है और छपरा के पास गंगा में विलीन हो जाती है। घाघरा की कुल लंबाई जो है 1080 किलोमीटर है। तो आई होप आपको सरयू, घाघरा या शारदा वाला जो कंफ्यूजन है ये दूर हो गया होगा। यानी घाघरा नदी को ही सरयू नदी भी कहा जाता है। अब है आपकी राप्ती नदी। राप्ती नदी नेपाल के पिछले भाग की लघु हिमालय श्रेणी यानी धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के पास से निकलती है। उत्तरी भाग में इसकी एक मुख्य शाखा बूढ़ी राप्ती के नाम से जानी जाती है और इसकी मुख्य सहायक नदी जो है रोहिणी है, जो गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर से मिलती है। यानी इसकी जो मुख्य सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी है। और कहाँ पर मिलती है, गोरखपुर में आकर राप्ती के बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बरहज नामक स्थान के समीप यह घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर है। गंडक नदी की बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा पर जो नदी है गंडक नदी है। तो यह नेपाल में सालीग्रामी और मैदान में नारायणी कहलाती है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, पश्चिम में काली और पूर्व में त्रिशूल गंगा। नेपाल से निकलने के बाद प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों के सीमा पर यह बहती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यानी कि आपके महाराजगंज और कुशीनगर जिले जो पड़ते हैं, ये आपका महाराजगंज पड़ता है, इधर कुशीनगर पड़ता है। तो इन जिलों की सीमा पर ये बहते हुए आगे पटना के निकट गंगा में ये मिल जाती है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। अब है आपकी चंबल या चरमवाती नदी। देखिए इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू के निकट जनापाव पहाड़ी से होता है। यह आप देख पा रहे राजस्थान है, यह एमपी है और इनकी सीमा पर ये चंबल नदी बह रही है। ये आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का जो उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस होती है ये आगरा जिले में होती है। यानी कि ये आगरा जिले से आपके यूपी में एंटर कर जाती है। चंबल, आगरा और इटावा की सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास पंचनदा नामक स्थान पर ये यमुना में मिल जाती है। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यानी ये जो आप नदियां देख रहे हैं काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। सिंध या काली सिंध नदी, देखिए सिंध नदी जो है राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास से निकलकर जगमनपुर, जालौन के उत्तर में यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर आकर ये यहाँ कहीं मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। अब है आपकी बेतवा या बेत्रवती नदी। ठीक है, ये आपकी बेतवा नदी है, ये आप देख पा रहे हैं, ये बेतवा नदी है और यह मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी और जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यानी हमीरपुर के निकट ये कहाँ पर, यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी का ललितपुर में राज्य में प्रवेश होता है। यानी ये आपका जो जिला है ललितपुर है और इसी जिले से ये आपके यूपी में एंटर करती है। बेतवा नदी की एक सहायक नदी है। देखिए ये धसान नदी है, ये आप देख पा रहे हैं, ये नदी देख रहे हैं धारा, ये इसकी सहायक नदी है। ये जो धसान नदी है ये बेतवा की एक सहायक नदी है। बेतवा की कुल लंबाई जो है 480 किलोमीटर है। अब है आपकी केन या कर्णवती नदी। ठीक है, जैसा कि मैप में देख पा रहे हैं ये रही आपकी केन नदी रही और ये यहाँ पर यमुना से मिल जा रही है। देखिए इसका उद्गम कैमूर पहाड़ियों का उत्तरी ढाल है। कैमूर पहाड़ियों से निकलकर यह बुंदेलखंड से गुजरती हुई बांदा में प्रवेश करती है और बांदा में ही भोजहा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी नदी की जो कुल लंबाई है 308 किलोमीटर है। अब है आपकी टोंस या टमस नदी। ठीक है, टोंस नदी यहाँ से कहीं से निकलती है और ये इधर आकर गंगा में मिल जाती है। इसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है। इसके मार्ग में कई सुंदर जलप्रपात हैं
जिनमें बिहार जलप्रपात जो है ये 110 मीटर ऊंचा है। इसकी सहायक बेलन नदी पर भी कई जलप्रपात हैं, इनमें एक 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात है और यह सिरसा प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है। अब आपकी अंतिम नदी बची है, ये है सोन या स्वर्ण नदी। देखिए ये आपकी मैप में देख पा रहे हैं, ये आपकी सोन या फिर ये आपकी स्वर्ण नदी है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शोषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट ये गंगा में मिल जाती है। बनास, गोपद, रिहंद, कुन्नड़ ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये नीचे जो देख पा रहे हैं ये रिहंद नदी है जो कि इसकी एक सहायक नदी है और ये भी सोनभद्र में बह रही है। तो ये इसकी कौन सी हैं? ये सहायक नदियां हैं। तो इसी के साथ आज आपने यूपी की जितनी प्रमुख प्रमुख नदियां थी वो सारी नदियां कवर कर ली। मेरा मानना ये है कि अब आपसे अगर इन नदियों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारे तथ्य यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और जो कुछ बचे कुछ जो तथ्य रह गए हैं उन तथ्यों को हमारी जो टेस्ट सीरीज आएगी, इस सीरीज के बाद में टेस्ट सीरीज लाएंगे, उस सीरीज में आपके वो तथ्य भी कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।